हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आरजेएस 2025 प्री एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और लेकिन देखिए पिछले 5-6 साल से यानी कि जब भी आरजेएस एग्जाम हुआ है एक परंपरा उन्होंने बिना तोड़े फॉलो की। वो परंपरा है कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज होते हैं और वो फिर डिलीट कर दिए जाते हैं। और अगर आप लास्ट 4-5 आरजेएस का रिकॉर्ड उठा के देखो तो उन क्वेश्चंस का रफली नंबर होता है 4 to 5। तो फिर इस साल परंपरा को कैसे खत्म कर देते? परंपरा तो फॉलो करनी है, तो उसी रीजन की वजह से इस बार भी 4 to 5 ऐसे क्वेश्चन है जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज होने की बहुत ज्यादा चांसेस है और ये उम्मीद की जा रही कि वो क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो अब अगर वो क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इस रीजन की वजह से बच्चे हमसे रिपीटेडली पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है कि वो कौन से क्वेश्चन है जो डिलीट किए जाएंगे या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनके ऑप्शन चेंज किए जाएंगे? तो देखिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले उन क्वेश्चंस को जो लॉ वाले पोर्शन में से थे और उनके डिलीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस के साथ जिनके डिलीट होने की चांसेस हैं और हम साथ में उनके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे कि क्यों वो क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो डिलीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस वो ये हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड टू फिल इन द ब्लैंक। अब हमारे सामने स्टेटमेंट है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसअप्रोप्रिएशन और चीटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये डायरेक्टली आपके उठ के आया है आपके सेक्शन नंबर 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14 बोलता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। देखिए ये स्टेटमेंट एज इट इज उठाया गया। अब आगे क्या है, कोर्जन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 16, फ्रॉड एज डिफाइंड इन सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 18 और मिस्टेक। ठीक है, तो यानी कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये 4-5 चीजें आपको यहां पर दी हुई है। अब देखिए यहां पे जब ऑप्शन दिया, स्टेटमेंट एज इट इज उठा लिया और यहां पे कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये करेक्ट होना चाहिए, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ये भी करेक्ट होना चाहिए, यानी कि 2 ऑप्शन यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं मिस अप्रोप्रिएशन और चीटिंग, ये आपको सेक्शन 14 में देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था, यहां पे आपका ऑप्शन आना चाहिए था ऑप्शन 1 and 2। तो इस तरीके का ऑप्शन होना चाहिए था क्योंकि ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है। तो अब 2 करेक्ट ऑप्शन है यहां पर और आपको फिर इन दोनों को चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो फिर क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। है ना, इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि क्वेश्चन गलत हुआ कैसे है, क्या मिस्टेक हुई यहां पर। मिस्टेक क्या हुई, ये नॉट, क्योंकि क्या किया गया, गलती से जिसने भी पेपर बनाया, ड्राफ्ट किया या फिर टाइप किया, उसने एज इट इज सेंटेंस उठा दिया। हाँ, अगर यहां से नॉट स्किप कर दिया जाता तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन होता ऑप्शन नंबर 3, बट गलती से यहां पर नॉट लगा दिया गया, इसकी वजह से अब क्या हो गया, आपके करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 2। तो ये पहला क्वेश्चन है जो डिलीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 133 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर which amongst the following is not entitled for exemption from personal appearance। यानी कि सेक्शन 133 ऑफ सीपीसी में आपको कुछ एग्जम्पशंस दिए हुए हैं कि वो इंडिविजुअल जो लिस्ट का पार्ट है उनको आप जो है एग्जम्प्ट करते हो कि आप उनको नहीं बुलाओगे। अब ऑप्शन क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 133 बोलता क्या है। ठीक है, सेक्शन 133 की हम बात करते हैं, सीपीसी का सेक्शन 133। यहां पे देखो एग्जम्पशंस दिए हुए हैं, द फॉलोइंग पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन फॉर पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, chairman of the state legislative council, ministers of state, the judges of the high courts and person to whom section 87B apply। अब आप यहां पे देखिए ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है, ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी स्पीकर। तो यहां पर देखिए वाइस प्रेसिडेंट दिया हुआ है, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को एग्जम्पशंस दिया हुआ है।
तो यानी कि इन दो इंडिविजुअल को तो एग्जम्पशंस दिया हुआ है और हमें क्या सेलेक्ट करना है, नॉट एंटाइटल। तो यानी कि उस लिस्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ये दोनों इंडिविजुअल स्पेसिफिकली सेक्शन 133 के अंदर मेंशन नहीं है। तो यानी कि एज पर दी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, यानी कि लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ये दोनों इंडिविजुअल यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, इनको एग्जम्पशंस नहीं दिया गया है। अगर आप एक बार को इस सेक्शन को बहुत ज्यादा वाइडर स्कोप देना चाहो, तो जब आपने यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 133 के अंदर मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, अगर आप इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करना चाहते हो, अगर आप इसको वाइडर इंटरप्रिटेशन दो, क्योंकि देखो लिटरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ द यूनियन तो है वो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि इसके अंदर शायद वो प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड कर ले, बट अगर नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में फिर से क्या हो गया, आपके दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। दो ऑप्शन कौन से करेक्ट हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो ऐसी सिचुएशन में फिर से इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज होंगे और इस क्वेश्चन के डिलीट होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं। ओके, क्या समझ में आ गया आपको? ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है, रमेश is an agent for the sale of goods having authority to sell on credit. Ramesh says to Hakam Singh on credit without making proper and usual inquiries with regard to his solvency. Later on, it reveals that Hakam Singh was solvent at the time of such sale. Ramesh, फिर आगे आपको देखना है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। अब देखिए, बिना ऑप्शन में जाए मैं आपको इसके अंदर की मिस्टेक बता देता हूं। यहां पे जो सोलवेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसकी जगह लिखा होना चाहिए था इंसॉल्वेंट, तब जाके क्वेश्चन करेक्ट होता है। क्योंकि अगर आपने इसका हिंदी वर्जन देखा है क्वेश्चन का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, अगर आपने हिंदी वाला वर्ड देखा होगा वहां पर, तो वहां पर यही लिखा होता, वहां पे इंसॉल्व मतलब जो इंसॉल्वेंट का हिंदी वर्जन होता है वही लिखा हुआ था। लेकिन एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, यहां पे सेक्शन 212 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका जो ये ऑप्शन इलस्ट्रेशन बी है, वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया। तो अपन इलस्ट्रेशन को भी रीड कर लेते हैं। ए, एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट सेल्स टू बी ऑन क्रेडिट विदाउट मेकिंग द प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरीज एज टू द सॉल्वेंसी ऑफ बी। बी एट द टाइम ऑफ सच सेल इज इंसॉल्वेंट। क्या लिखा हुआ है? इंसॉल्वेंट, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सॉल्वेंट। तो इसकी वजह से क्वेश्चन ही गलत हो गया है। अगर क्वेश्चन सही होता तो फिर देखो उसके आगे क्या लिखना था आपको, ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू हिज प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस देयर बाय सस्टेन्ड। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होना था ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बट अगेन क्वेश्चन गलत हो गया है। और प्री एग्जाम का जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है, अगर हिंदी और इंग्लिश वर्जन में से किसी में भी डिस्क्रिमिनेंसी पाई जाती तो ऐसी सिचुएशन में आपको इंग्लिश वर्जन को मानना होगा। तो अब इंग्लिश वर्जन में सॉल्वेंट था, हिंदी वर्जन में सही लिखा हुआ था, तो अब इंग्लिश में गलत है, तो होपफुली शायद ये वाला जो क्वेश्चन है वो डिलीट किया जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। आरजीएस प्री कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये आपकी फर्स्ट दहलीज थी जो आपको क्रॉस करनी थी आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर। ये तो सिर्फ एक दहलीज थी कि आप अपने घर से बाहर निकले हो, अभी तो आपको पूरा रास्ता तय करना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, फिर मेरिट लिस्ट में आना है। तो यहां पर प्री का सिर्फ इतना सा काम था कि आपको पुश करना कि आप मेंस दे सकते हो, बस इतना सा काम। अब प्री हट गया, अब आपका जो मेन सिलेक्शन है, सिलेक्शन कैसे होगा? आपके मेंस के मार्क्स के ऊपर और इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर। तो यहां पर आपके लिए मेन एग्जामिनेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए आरजेएस के अंदर जो इंटरव्यू है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 35 मार्क्स का, अनलाइक हरियाणा और दिल्ली जहां पे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो अगर आपके मेंस में फिर भी थोड़े कम है कंपैरेटिवली, और अगर आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो आप कवर अप कर जाते हो। लेकिन राजस्थान में ऐसा आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। आप बॉर्डर लाइन केस होते हो तो इंटरव्यू से आपको हेल्प मिल जाती है अगर अच्छे नंबर आए तो, अदरवाइज 35 में से आप 20-21 लेके आते हो तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आपको मेन के अंदर, मेन एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना होता है। अब वो कैसे करोगे?
उसमें आपकी हेल्प करने के लिए हम लेके आए हमारा आरजेएस मेंस बैच। इसके अंदर आपको हम क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसके अंदर आपको मिलेगी आंसर राइटिंग क्लासेस, इसके अंदर आपको मिलेगी हमारी जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग क्लासेस, और उसके अलावा हमारी मॉक टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा ऐसे राइटिंग। तो ये 4 फैसिलिटीज हम आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और देखिए एक चीज जो सिर्फ और सिर्फ हम प्रोवाइड करवाते हैं, और मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि आपको वो चीज कहीं और नहीं मिलेगी जो आपको मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में हेल्प करने वाली, वो क्या है, 1-on-1 मेंटरशिप। कैसे, देखिए जब भी आपकी कोई भी हमारे पास आंसर शीट आती है चेक करने के लिए, तो हम उसको पहली बात विद इन 2 to 3 डेज चेक करके दे देते हैं। ये भी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। विद इन 3 डेज आपको रेयरली कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिलेगा जो आपको विद इन 3 डेज आपकी आंसर शीट चेक करके दे रहा है विद डिटेल्ड रिव्यूज। और उसके बाद क्या होगा, जब भी आपको आपकी आंसर शीट मिलेगी, आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया जाएगा। आप उस टाइम पर कॉल करके जो आपके टीचर हैं जिन्होंने भी आपकी कॉपी चेक किया, आप उनको कॉल कर सकते हैं और 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हैं उस पर्टिकुलर पेपर को लेके, कि आपने उसमें क्या गलतियां की है, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आंसर का स्ट्रक्चर सही है या फिर नहीं है। तो अगर आपको मेन एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप की जरूरत है। क्योंकि देखिए प्री में तो क्या होता है, आपने पढ़ा, एमसीक्यू सॉल्व किया, सही हुआ तो ठीक, गलत हुआ तो आपको पता चल गया कि भाई मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। लेकिन देखिए मेंस में ऐसा नहीं है ना। मीन्स आप नहीं बोल सकते कि क्या आपके आंसर का स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, क्योंकि देखिए जो खुद आंसर लिखता है उसको तो ये लगता है कि यार मेरा आंसर तो बहुत सही है, मैं तो गलती नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर भी मेरा सही है, मुझे तो समझ में आ रहा है। तो ये गड़बड़ करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो इसमें आपकी हेल्प करती है हमारी 1-on-1 मेंटरशिप, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे जब आप मेंटोर से डिस्कस करोगे इंडिविजुअल लेवल पे, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, और जब आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, तब जाके आप उसमें इंप्रूव करते हो। क्योंकि इंप्रूव करने से सिलेक्शन होता है, गलतियां पता करने से नहीं होता है। तो यहां पे आपको बताया जाएगा कि आपकी क्या क्या गलतियां हो रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप इन सब फैसिलिटीज का जो है यूज करो, इनको अवेल करो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 7231846865 या फिर 7976473568। इनमें से आप किसी भी कांटेक्ट नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए, और आपकी कोई क्वेरी है टेस्ट सीरीज को लेके, इस बैच को लेके, तो आप सारी रिजॉल्व कर सकते हो और फिर हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए अब इसमें ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, यानी कि वो आपसे ऑलरेडी आगे हैं। तो अगर आप और डिले करोगे तो आपको दिक्कत आने वाली है फिर आंसर राइटिंग इंप्रूव करने में, क्योंकि देखिए थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है इंप्रूव करने में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी करनी पड़ेगी। आप फटाफट से हमसे कांटेक्ट कीजिए, जो भी डाउट हो रिजॉल्व करवाइए, डेमो क्लासेस लीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर द मोमडन लॉ, an acknowledgement of a debt made during death, illness in favor of an heir। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं है, बट बात क्या है, इसके अंदर बहुत सारे assumptions लगाए जा रहे हैं कि क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है। हमें जो मुस्लिम लॉ में स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए गए थे कि आपको ये कवर करना है, ये जो क्वेश्चन है उन टॉपिक्स में कवर नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को लेके मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 100% चांसेस के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट हाँ पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिले। बट हाँ उससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे अभी तक 3, उन तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, गारंटीड। अब चेंजेस क्या होंगे वो तो ऑनरेबल हाईकोर्ट से हमें पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता एंड गीता परचेज्ड सेम नेकलेस फ्रॉम अ ज्वेलर शॉप। सीता कमिटेड थेफ्ट ऑफ गीता's necklace from her almirah and kept it in her almirah. Unaware of the missing of her necklace, one day Geeta opened the almirah of Sita with the intention of committing theft of her necklace and take away her own necklace, assuming the same to be of Sita. Which of the following statement is correct? Sita went there with intention to commit theft of Sita's necklace and took the same, assuming it to be of Sita. Hence, she has committed the offense of theft. Second option, she has committed no offense. अगर आप ऑनरेबल हाईकोर्ट के आंसर की देखोगे तो उसमें करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं। गीता dishonestly removes the movable property from the possession of Sita without her consent. Hence, Geeta has committed the offense of theft. Fourth option, however, Geeta has committed the offense of theft, but neither she nor Sita will be prosecuted for the offense of theft
बिकॉज देयर एक्ट्स shall be treated as equalizer of each other's act. अब देखिए इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा के ऑप्शन नंबर 4 को तो आप वैसे उड़ा सकते थे, क्योंकि पीनल लॉ में कहीं भी इक्वलाइजर का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं चलता, तो फोर्थ ऑप्शन हट गया। अब देखिए बात क्या है ना कि यहां पे बोला गया कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा है एज पर दी ऑफिशियल आंसर की, बट यहां पे देखिए जब आप सेक्शन रीड करोगे, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी, वहां पे कहीं पर भी आपको ये नहीं दिया हुआ है कि जो इंडिविजुअल है जिसके पोजीशन से आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हो वो उसका ओनर होना चाहिए या फिर राइटफुल पोजीशन होना चाहिए उसके पास, ये रिक्वायरमेंट कहीं भी नहीं। तो इस रीजन की वजह से जब आप देखोगे तो फिर ये ऑप्शन भी हट जाता। अब दिक्कत आती है इन दोनों ऑप्शन में कि इन दोनों में से क्या है। तो देखिए एमसीक्यू के अंदर आपको हमेशा मोस्ट सुटेबल आंसर टिक करना होता है, तो इन दोनों में हालांकि दोनों के अंदर थेफ्ट आ रहा है, बट ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ये मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर जो उन्होंने रीजन दिया है, रिमूव द मूवेबल प्रॉपर्टी फर्स्ट इंग्रेडिएंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सीता, सेकंड इसेंशियल विदाउट हर कंसेंट, थर्ड इसेंशियल, तो ये तीनों इसेंशियल जो आपको सेक्शन में दिए हुए स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन्ड है और वो फुलफिल हो रहे हैं। इस रीजन की वजह से अकॉर्डिंग टू अस द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 3, और यही रीजन है कि बहुत ज्यादा चांस है कि इस क्वेश्चन के ऊपर भी ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा और अल्टीमेटली फिर हो सकता है कि इस क्वेश्चन के अंदर भी ऑप्शन को चेंज किया जाए, ऑप्शन नंबर 2 की जगह ऑप्शन नंबर 3 वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये 5 क्वेश्चन थे हमारे जिनके ऊपर हमें डाउट है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होने वाला। सॉरी, एक और क्वेश्चन है, ये एक और क्वेश्चन है, इसमें डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, बट बहुत से स्टूडेंट्स को इसके अंदर डाउट था तो हम उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की उसके अंदर ये आंसर जो है एकदम करेक्ट दिया हुआ है। तो अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि नहीं ये ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, तो ऐसी बात नहीं है, ये आंसर एकदम एक्यूरेट है। क्वेश्चन क्या है? ए बोरोड ₹50,000 फ्रॉम बी डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स he was not repaying the same. A instigates C, his servant, to murder B when he comes to demand his money. Next day, B came to make a demand of money. Hot talks were exchanged between A and B. However, A didn't do anything, but under such instigation, C gave an axe blow on the head of B. Resultantly, B died at the spot. What offenses A and C has committed? Option क्या है? C is guilty of murder of B and A is guilty of abetting such murder. A and C both are guilty of murder. C is guilty of murder of B and A has not committed any offense. A is guilty of abetting murder of B and C has not committed any offense. अब देखिए C has not committed any offense, ये तो हो ही नहीं सकता, तो यानी कि ये ऑप्शन हटा दो, उसने तो मर्डर किया ही किया है। C is guilty of murder of B and A has not committed any offense. अब देखिए अबेटमेंट भी बन ही रहा है, तो अब ये भी हटा दो। मेन दिक्कत क्या है, बच्चों को क्या लग रहा है कि सर जो A है ना वो अबेटमेंट के लिए लायबल है ना कि मर्डर के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, कैसे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि A ने उस टाइम पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन C ने उसको क्या किया, वहां पर एक्स से उसके सिर पे मारा और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, यानी कि A वहां पर प्रेजेंट था, है ना। अब देखिए ये समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 114 ऑफ आईपीसी। क्या लिखा हुआ है 114 आईपीसी में? व्हेनेवर एनी पर्सन हु इज एब्सेंट वुड बी लायबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इज कमिटेड, ही शैल बी डीम्ड, वर्ड पे ध्यान दो, डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस। तो अब देखिए ए वहां पर प्रेजेंट है, तो ये डीम्ड, ये माना जाएगा कि ए ने वो ऑफेंस कमिट किया है। तो इस रीजन की वजह से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए एंड सी बोथ आर गिल्टी ऑफ मर्डर। चीज समझ में आई है? क्या होगा ये? ए एंड सी बोथ आर गिल्टी ऑफ मर्डर ऑफ बी। तो सी तो क्यों होगा? क्योंकि उसने एक्चुअल में मारी है, एक्स मारी है, और ए मर्डर के लिए इसलिए क्योंकि वो वहां पे प्रेजेंट था। और इफ यू अप्लाई सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी तो उसके अकॉर्डिंग ए वहां पे प्रेजेंट था, देन ए डीम टू हैव बीन कमिटेड दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, तो इसलिए ए एंड सी बोथ आर गिल्टी। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा अलग एंगल है, वो क्या है? अबेटिंग की स्पेलिंग, यहां पे जो उन्होंने अबेट की स्पेलिंग लिखी है वो गलत है। तो कई बच्चे इसमें भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, नहीं सर ये स्पेलिंग गलत है तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। देखिए
ये स्पेलिंग गलत है, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये आईपीसी वाला अबेट नहीं, ये सीपीसी के अंदर जो अबेट दिया हुआ है वो स्पेलिंग है। तो बच्चों का जो डाउट है कि नहीं सर स्पेलिंग गलत है, तो इस ऑप्शन का ही सेंस नहीं बन रहा, तो डिलीट होना चाहिए। देखिए मुझे नहीं लगता पर्सनल लेवल पे कि इस रीजन की वजह से ऑप्शन डिलीट होगा, क्वेश्चन डिलीट होगा, क्योंकि आपको एक्यूरेटली एक ऑप्शन सही दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, बट क्योंकि स्टूडेंट्स ने बहुत बार हमें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंक्वायरी की थी, तो हमें लगा कि हमें क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर देना चाहिए। तो ये वो सारे क्वेश्चन है जिनको लेके डाउट रेज हो रहा था, जो लीगल वाले पोर्शंस आए थे। हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उनके डाउट्स अलग हैं। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ लॉ वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। तो आई होप आपके जितने भी डाउट थे इन क्वेश्चंस को लेकर सारे क्लियर हो होंगे विद सम एक्सप्लेनेशन। और अब आप थोड़ा सा अपने आप को क्लेरिफाई कर सकते हो, खुद को क्लेरिफिकेशन दे सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बनने वाले हैं। क्योंकि जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे जिनके डिलीट होने के चांस है, अगर आपका वो क्वेश्चन अभी करेक्ट है तो आप उसमें से उसके अकॉर्डिंग मार्क्स डिडक्ट करके फिर अपने कैलकुलेट कीजिए मार्क्स, तो थोड़ा बेटर आप समझ पाएंगे कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको सारी क्लेरिफिकेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है किसी दूसरे क्वेश्चन को लेके, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उस क्वेश्चन की रिगार्डिंग भी हम आपको क्लेरिफिकेशन जरूर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।